इंदौर भी बीजेपी का एक बहुत दबदबे वाला इलाका है। इंदौर में क्या कहानी और क्या तस्वीर है उसको हम देख लेते हैं। सभी 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर की इंदौर 1 से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय 8,586 वोटों से आगे हैं। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला 19,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। तो इंदौर 3 से गोलू शुक्ला 4,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। इंदौर 4 से बीजेपी की मालिनी गौड़ 7,000 लगभग वोट से आगे चल रही हैं। और इसके साथ ही इंदौर 5 की बात करें तो यहाँ बीजेपी के महेंद्र हाडिया 7,006 वोट से आगे हैं। राव से बीजेपी की मधु वर्मा 15,000 मतों से आगे। बड़ा आंकड़ा शरद जी सामने आ रहा है। वोट का जो अंतर है जरूर, लेकिन मेंदोला साहब के बारे में समझना चाहूंगा। बहुत कम बोलते हैं, विधानसभा में भी मैंने बोलते बहुत कम सुना है, लेकिन लीड लेने में इनका जवाब नहीं है। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऋतु बताइए क्या खबर है? बिल्कुल लगातार देखिए कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पीछे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री 9 कैबिनेट मंत्री पीछे हैं। 9 कैबिनेट मंत्री बिल्कुल। तो देखिए छत्तीसगढ़ के 9 कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री पीछे हैं। बेहद महत्वपूर्ण एक खबर, सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत पीछे चल रहे हैं। कोंटा विधानसभा सीट से मंत्री कवासी लखमा आबकारी मंत्री पीछे चल रहे हैं। कोंटा सीट से खासा प्रभाव सीट पर उनका देखने को मिला था, लेकिन इस बार देखिए साजा सीट से रविंद्र चौबे, इधर दुर्ग ग्रामीण सीट से मंत्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर और अंबिकापुर से मंत्री टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं। शरद जी, खास प्रभाव सरगुजा संभाग में देखने को मिलता था पहले, लेकिन इस बार के जो रुझान सामने आ रहे हैं, 9 कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ में पीछे हैं। बिल्कुल, अभी हमने जो फिगर दिखाया है वो 7 का है, लेकिन 2 और मंत्रियों के बारे में ये खबर आ रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। तो 7 और 2 मिलाकर ये आंकड़ा 9 का होता है। तो छत्तीसगढ़ में तो हम कह सकते हैं कि सरकार के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। कारण क्या होंगे इसका विश्लेषण। जयप्रकाश जी, ऐसा माना गया कि शहर पीछे छूटे वहां, हालांकि वो बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड थे, लेकिन अंत में जिस तरह से चावल का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य और महतारी वंदन जैसी योजना लेकर बीजेपी आई, तो वहां किसानों का माइंडसेट भी बदला। यानी ये जो मंजर हमें दिख रहा है, तो शहर और ग्रामीण दोनों में बीजेपी ने लीड ली है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ बिल्कुल, नहीं ग्रामीण में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। वहाँ सरगुजा और बस्तर का इलाका अगर आप देखें शरद जी, तो वहाँ आधे से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जहाँ पर वो बिल्कुल नहीं थे। तो ये 12 में से एक भी सीट नहीं थी बस्तर में बीजेपी के पास। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इस बात का कि आपने कर्ज माफ़ी का वादा किया, उसके बावजूद आप नहीं टिक पाए, जबकि यही आपकी सफलता के बड़े कारण बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बार क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा विषय नहीं था कांग्रेस के पास? वो कमोबेश ओल्ड पेंशन स्कीम पर थी और उसको ऐसा लग रहा था कि इससे कर्मचारी उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, लेकिन शायद ये भी इट डिड नॉट टर्न अप। जी गोविंद जी, कहूंगा कि जो कर्ज माफी की जो बात किए थे अभी जयप्रकाश जी ने जी कि वो चल नहीं पाया, तो कर्ज माफी का जितना फुगावा किया गया था और जितना फर्जी साबित हुआ वो राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। राजस्थान में तो 19 लाख किसानों की जमीन कुर्क होकर नीलाम हो गई। मध्य प्रदेश में 11 लाख किसानों की जमीन कुर्क होने वाली थी। उनका ब्याज भरा 2123 करोड़ शिवराज जी की सरकार ने। तो ये समझ गए कि ये केवल टोटल फेक है, ये केवल इनका नारा था, किया कुछ नहीं। और इसके पहले भी यूपीए सरकार में भी 70,000 करोड़। गोविंद जी, एक बड़ा सांकेतिक ट्वीट आया है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो कांग्रेस के नेता भी, देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में? सनातन का श्राप ले डूबा। ओहो, ये बड़ी बात कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम कि सनातन का श्राप ले डूबा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इनका यह बयान बड़ा चर्चित रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर को लेकर वो एक प्रशंसात्मक भाव के साथ सामने आए। तो ये सनातन का श्राप ले डूबा, इसको समझाइए जयप्रकाश जी। नहीं बिल्कुल, स्टालिन का जो वो बात थी कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, वो काफी नुकसान उसने तो आप मानते हैं कि दोनों राज्यों में, तीनों राज्यों में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था? तेलंगाना में नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सनातन मुद्दा रहा। बिल्कुल रहा। कन्हैया का जो जिस तरह से कत्ल हुआ था, उसमें अशोक गहलोत की सरकार उस कातिल के साथ दिखाई पड़ती थी। हालांकि वो ऐसा, उन्होंने उसके खिलाफ स्टैंड तो लिया, लेकिन
जी लेकिन oppose करता हूं। लेकिन वो आपने जो दिखाई कहा ऐसा वो ही लग रहा स्टेटमेंट है। गलत है सर। पूरा परसेप्शन पूरा स्टेटमेंट गलत है। भाजपा का कार्यकर्ता था जिसने हत्या की, और आप ये बात गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार किसी कातिल के साथ में बूथ एजेंट था, वो बूथ एजेंट था। निर्वाचित कोई सरकार खड़ी नहीं हो सकती है। आप जो परसेप्शन बना रहे हैं गलत है सर। नहीं, उसके खिलाफ जो करना चाहिए आप नहीं ये किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपसे आपकी बात को एक्नॉलेज कर रहा हूं। नहीं, ये लेकिन Acknowledge कर रहा हूं सरकार को आपकी जो बात। उसके खिलाफ करना चाहिए था वो नहीं वो नहीं था। कैसी जो बातें आप कर रहे हैं? ये perception दोनों तो बच्चों गया। को नौकरी दे दी गई है, perception और जो कातिल पकड़ा गया है। perception- आज नेमावर कांड को आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में किस तरह से हुआ। perception- सरकार- उसके बाद सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद- आप सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि लेकिन नहीं, महाकाल नहीं, की नहीं, खंडित ये- प्रतिमाओं ये- पर ये- बात ये- नहीं नहीं, होगी, नहीं, जी। व्यापम घोटाले पर बात अरे नहीं होगी, देखिए, डंपर सब पर बात घोटाले पर होगी, बात सब नहीं पर होगी। बात होगी। बात सब पर होगी। देखिए, सफलता बात- अलग विषय है। बात होगी, लेकिन लेकिन ये प्रश्न जिस तरह की बात आप आपने- परसेप्शन बना रहे हैं, आपने मैं समझता हूं गलतियां- वो गलत है। आपने ये कहा कि 18 और जो साल बात का आपने कुशासन कही सरकार को लेकर मैं जनता उसको ने अपोज करता जनादेश हूं सर। दिया। पूरी विनम्रता से अपोज मैं करता सिर्फ हूं। कि इससे 18 साल का कुशासन है कि सुशासन चलिए है? मैं चलता हूं। इस जनता समय ने जनादेश बीजेपी दिया। कार्यालय लोगों वहां ने- डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं, मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ। मनोज, ओवर टू यू जी। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, देखिए जोरदार जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। हितेश जी को अपने कार्यालय ही पहुंचना है, बंसल न्यूज पर पहुंचने वाले तो इस समय इंतजार कर रहे थे वो, लेकिन कुछ देरी हुई, पर जश्न अभी भी वही, लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। लेकिन शरद जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने के लिए मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था कि आखिर मालवा में ऐसा क्या हो गया। मालवा में 57 लोगों की, प्रकाश जी से मेरी बात हो रही थी अभी, तो वो बता रहे 57 लोगों की टीम हुई थी। 3-4 महीने पहले जो बातें आ रही थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन 4 महीने पहले 57 लोगों को चुना गया है। ऑडियो कुछ कम मिल रहा है हमको, मैं टीम से गुजारिश करूंगा बढ़ाएं जरा उसको जी। आप बोलिए मनोज, तो बोलिए। 57 लोगों की एक टीम तय की गई थी मालवा के लिए। शरद जी, मालवा को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अभी वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हो रही थी और 57 लोग ऐसे चयन किए गए थे जो एक जगह हजार लोगों को प्रभावित कर सके, और इसीलिए जो मालवा की जीत देख रहे हैं आप या बाकी स्थानों की जीत देख रहे हैं, तो 57 लोगों की टीम बनाई गई थी। ये पार्टी के अंदर का मसला था जो अब बाहर आ रहा है। अभी वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई तो आखिर जीत के पीछे क्या था, और मोदी के मंत्र को लोगों तक पहुंचाया गया था कि मोदी की लहर कैसे पहुंच जाए, सनातन की बात, हिंदुत्व की बात कैसे खासकर मालवा और निमाड़ में पहुंची जाए, और इसीलिए जीत का जो बड़ा श्रेय दिखाई दे रहा है। 151 से ज्यादा सीटें जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, तो बड़ी रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की थी, जिसके कारण बीजेपी यहाँ नजर आ रही। जश्न मनाया जा रहा है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जीत का जश्न इतना उत्साहित है कार्यकर्ता कि वो समझ नहीं पा रहा है मैं कितनी देर रुकूं, कितनी देर इंतजार करूं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिएगा और ये तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरह से देखिए अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी को रुझानों में भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 सीट पर आगे चल रही है, वहीं 67 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी ये सामने आ रही है। 53 सीट पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी 35 सीटों पर बढ़त बनाई नजर आ रही है। और इसके साथ ही देखिए भारी बहुमत मिलता बीजेपी को रुझानों में नजर आ रहा है। 160 सीट पर आगे चल रही है। और अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें, बुंदेलखंड मध्य क्षेत्र खास तौर पर देखा जा रहा है, जहां मध्य क्षेत्र में 25 लगभग सीटें हैं जिन पर बीजेपी आगे चल रही है। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया 40,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जबलपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी हैं लखन घनघोरिया 40,000 एक बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है। जबलपुर पूर्व सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं लखन घनघोरिया एक बड़ा अंतर 40,000 मतों से आगे चल रहे हैं। महाकौशल में देख सकते हैं हम खास तौर पर कांग्रेस थोड़े से ज्यादा अंतर से आगे चलती नजर आ रही है, लेकिन 2023 में क्या कुछ तस्वीरें हैं ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं। 2018 की स्थिति क्या थी और 2023 में बदलाव क्या कुछ देखने को मिलेगा, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 109 सीट पर 18 में बीजेपी आई और 114 सीट कांग्रेस को मिली। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही नेक टू नेक फाइट का ये मुकाबला था और आज भी हमारी स्मृति में है। हमने वो स्पेशल अपना पैकेज भी दिखाया, वो 17 दिन जिनमें सरकार गिरी कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार वजूद में आई। तो ये फिगर ही बता रहा था, लेकिन हम सभी बहुत खुश हैं कि इस फिगर को इस बार का रुझान बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और
+51 की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। अगर पिछले देखिए कितनी बड़ी छलांग, और कांग्रेस को लगभग इतनी सीटों का नुकसान, 47 सीटों का नुकसान। और जैसा जयप्रकाश जी कह रहे थे कि रूलिंग जो एग्जिस्टिंग एमएलए थे उनको वो टिकट फिर देने का फैसला भारी पड़ा कांग्रेस को। अगर वो और टिकट काटती, 30 से ज़्यादा टिकट काटती, रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बिठा देती तो शायद फायदा होता। लेकिन पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। कमलनाथ जी पर पूरी पार्टी निर्भर रही, पूरी तरह से, संसाधनों से लेकर रणनीति तक, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। लेकिन अब ये मौका है नई लीडरशिप के लिए सामने आने का, कि वो अपने सीनियर लीडर्स को धन्यवाद कहें कि आपने हमको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को फिर ऊपर तक लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चलिए एग्जिट पोल की तरफ हम रुख करते हैं। जो आंकड़े बताए गए थे एक बार देख लीजिए। चलिए हाँ, और हम आपको बताएं, गोविंद जी, बड़ी आलोचना हुई 2-3 एग्जिट पोल जो बीजेपी को 140 से 160 के बीच बता रहे थे, लेकिन कहानी अब वहीं आ गई है। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हैं, कह नहीं सकते। देखिए शरद जी, कोई भी प्रोफेशनल जो काम करते हैं उनको अपनी प्रतिष्ठा का भान रहता है। चाहे आप सर्वे कराएं, चाहे कोई दूसरा चैनल कराए, वो केवल 2 दिन का तात्कालिक होता है उसका सेंसेशन, लेकिन स्थायी भाव ये रहता है कि वो सच है कि नहीं, या सच के करीब निकला कि नहीं। देखिए चाणक्य का सर्वे या आज तक का सर्वे, हमने पिछले चुनाव में देखा, चाणक्य का सर्वे 103 था, हमको 109 मिला। ये देखिए शिवराज जी के साथ बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हम इसको और बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करें। जी, एएनआई से ये तस्वीरें मिल रही हैं हमको। जी बोलिए। 2013 में चाणक्य ने दिया था 160, हमें मिली थी 165। अभी बार बार जो एंटी इनकम्बेंसी की बात, भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार ही एकमात्र ऐसा रेजिम रहा, तब प्रो इनकम्बेंसी प्रकट हुई। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी तो पुराना फैक्टर हो गया, हमने एक नया फैक्टर इसको हम लाए हम दृश्य में, कि वो प्रो इनकम्बेंसी। और इस बार ये प्रो इनकम्बेंसी बहुत बड़े रूप में उभर कर आया है। और इस बात का देखिए जनता बहुत समझदार है, वो न तो लॉली पर जाती है, न पॉप पर जाती है, न लॉलीपॉप पर जाती है जी। तो इसलिए कांग्रेस के पास न इस बार लॉली थी न पॉप था जी। पिछली बार जो था उस पर भ्रम में आ गए लोग और उसके साथ चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा। जयप्रकाश जी आप क्या जोड़ेंगे? नहीं, इसमें 2-3 फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी में महत्वपूर्ण मानता हूं कि उन्होंने महिलाओं के साथ अपने आप को बहुत अच्छे से जोड़ा। वो शिवराज जी का कनेक्ट हो या नरेंद्र मोदी का कनेक्ट हो, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि महिलाओं का जो वोट था वो भी ज़्यादा गिरा है। भारतीय जनता पार्टी को 5% के करीब ज़्यादा 2019 में मिला। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि एक कलेक्टिव लीडरशिप का जो एक कार्ड उन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले शुरू किया और अलग अलग रीजन के जो लोग थे लीडरशिप उनको उतारा, उसने उनको अपना वोट कंसोलिडेट करने में मदद की, यानी वो वोट छिटका नहीं, उससे उनको बड़ा फायदा हुआ है। आप देखिए मालवा रीजन में कैलाश विजयवर्गीय जी की जो उपस्थिति है वो अलग प्रभाव दिखा रही है। चलिए हूटर बजाइए, एक बड़ी खबर मिल रही है बुधनी से, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 32,000 मतों की लीड है शिवराज सिंह चौहान जी की। गए भी नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में, एक बाबा जी भी थे वहां से। ऋतु नाम याद है आपको? मिर्ची बाबा। बिल्कुल। मिर्ची यज्ञ करते हैं मिर्ची बाबा। और मिर्ची बाबा कांग्रेस से होते हुए पहुंच कहां गए थे? अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी ने उनको उतार कर एक ट्वीट किया था मैदान से कि मध्य प्रदेश की करीब की एक महत्वपूर्ण सीट से एक बहुत जबरदस्त चेहरा उतर रहा है। हनुमान जी का किरदार निभा चुके विक्रम मस्ताल वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, लेकिन 32,000 मतों की बढ़त 5वें राउंड के बाद हो गई है। और रैली में गोपाल भार्गव 50,000 जो मालू जी कह रहे थे, 35,000 हो गई है उनकी बढ़त 8वें राउंड के बाद। तो गोपाल जी आपको बधाई, आप 50,000 पूरा करने जा रहे हैं, 50,000 से ऊपर ही जाएंगे। तो जो बात थी, और ये देखिए तस्वीरें, प्रभात झा जी टीवी स्क्रीन पे निगाह है, कमाल कर दिया शिवराज जी, बिल्कुल सही है। आपने भी बहुत परिश्रम किया। नरेंद्र जी भी सुकून से चाय पीते हुए वाह कमाल कर दिया। प्रभात जी भी कह रहे हैं वाह बहुत बढ़िया। और सबसे रिलैक्स बीच में नजर आने वाला ये शख्स है जिसको ग्वालियर चंबल में
बीजेपी की जीत का सेहरा बंधाने के लिए आप बेहिचक इनको श्रेय दे सकते हैं। और ये इस जीत के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चमकदार नक्षत्र बनकर बेहिचक उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि चाहे कांग्रेस में वो रहे हों तब भी वो एक जबरदस्त चेहरा रहे, और बीजेपी में है तब भी जीत की गारंटी तो वो हैं। और शिवराज जी तो निश्चित तौर पर एक ऐसे ज़बरदस्त लीडर हैं जिनकी कोई मिसाल इस मामले में नहीं दी जा सकती है। और ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जीत का कॉम्बिनेशन है, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रभात झा जी ये वो वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक क्लियर मार्गदर्शन के साथ सामने आते हैं और एक ऐसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जहां पार्टी संगठन गढ़े चलो, संगठन आगे बढ़ाते चलो। तो निश्चित तौर पर शिवराज जी और